हेलो बच्चों, मैं हरीश पात्रे, अतिथि प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी, जिला सूरजपुर। आज की कक्षाओं में हम कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिकाओं का विभाजन। ठीक है, तो हमें पता होगा कि जितनी भी मैटरनल सेल से डॉटर सेल के जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी उसी को हम कोशिका का विभाजन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाओं के बारे में हम देखते हैं तो क्या है, जीवन की निरंतरता होती है, ये है ना, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कोशिकाओं का विभाजन होना संभव है। ठीक है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो या फिर बहुकोशिकीय जीव हो। ठीक है, कोशिका का विभाजन सभी जीवों में होना संभव होता है। ठीक है, थोड़े बहुत अंतर अगर हम देखें तो एक कोशिकीय जीवों में विभाजन के बाद बनी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अलग होकर क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। जबकि जो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार विभाजन करते रहते हैं और कोशिकाओं के समूहों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जितने भी विभिन्न कोशिकाओं की से बने जो सेल होंगे उनकी संरचनाओं में, कार्य में और उनके संगठन में क्या होगी, विभिन्नता देखने को हमें मिलती रहती है। ठीक है, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है, रुडोल्फ विर्को करके जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1859 में बताया कि कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, समझ में आई बात? कहने का तात्पर्य है, ओमनिस सेलुला एवरी सेल इज डेराइव फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का मतलब यही हुआ कि कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे कुछ डिफिनीशन के बारे में देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट किया हुआ हूँ मैं नोट के माध्यम से। मैंने फर्स्टली बताया भी आपको कि मैटरनल सेल से डॉटर सेल के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, ओके। दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि कोशिकीय घटनाओं का वह चक्र जिसमें एक नवनिर्मित कोशिका वृद्धि उपरांत पुनः विभाजित होकर डॉटर सेल या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिका विभाजन या सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके कुछ फेजेस हैं, यहाँ पर सेल साइकिल्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जिसके बहुत सारे फेजेस हैं, है ना। 2 टाइप्स के फेजेस होते हैं। ठीक है, एक इंटरफेज होता है और दूसरा होता है माइटोटिक फेज। ए में हमने दर्शित किया हुआ है इंटरफेज और बी नंबर का जो है वह माइटोटिस फेज होता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया है कि कोशिका चक्र की जो भी फेजेस होती हैं, अवस्थाएं जो होती है, विभिन्न प्राणियों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। बहुत समय, है ना, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। जैसे कि मनुष्य की कोशिकाएं लगभग 24 से 26 घंटे में विभाजित होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मनुष्य की जो सेल्स होती हैं वह लगभग 24 से 26 घंटे में विभाजित होती है। ठीक है, और यह क्या बोलते हैं, अलग अलग जीवों में इसका जो समय अंतराल होता है कुछ अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं इकोलाई। इकोलाई कहने का मतलब है ये बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। क्या होते हैं इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु होते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 20 मिनट या फिर जो ईस्ट जो होते हैं उसमें 90 मिनट का विभाजन होता है। ठीक है, मतलब ये लोग बार बार जल्दी जल्दी विभाजन करते हैं, तुरंत तुरंत विभाजन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है? ओके जी हाँ, अब देखते हैं इनके फेजेस के बारे में। 2 फेजेस हमने देख लिया है। फर्स्टली अंतरा फेज, है ना, अंतरावस्था जिसको इंटरफेज बोलते हैं। दूसरा होता है विभाजन फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज। ठीक है, विभाजन की अवस्था, या इसी को हम लोग एम फेज भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं आज इंटरफेज के बारे में। क्या होता है इंटरफेज? हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें G1, है ना, एस फेज एवं G2 अवस्था को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरफेज। डायग्राम में देखिए बेटा आप लोग, इंटरफेज मैंने ऊपर में स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाया हुआ है, देखिए आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा।
जिसमें G1 फेज, S फेज और G2 तीनों दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इन तीनों फेज को ही हम लोग मिलाकर क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज। समझ में आ गई बात। और M फेज कौन सा है, ये माइटोटिक फेज हो गई, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जो दो विभाजन के मध्य की अवस्था, ठीक है ना, समझ में आई बात। दो विभाजन के मध्य की अवस्था को इंटरफेज बोला जाता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि इस अवस्था में कोशिका मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। क्या करती है ये, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से ही इसमें विभाजन होता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसके कुछ फेज हैं, तीन फेज मैंने बताया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है ना। ये तीन फेज हैं। सॉरी, मैंने D फेज को अलग से लिख पाया है, यहाँ पे होगा ये माइटोटिक फेज पे आएगी वो, ठीक है। तो G1 फेज पे क्या होता है, इस चीज़ को अपन देखते हैं। नंबर फर्स्ट G1 फेज। तो G1 फेज है ना, फर्स्ट ग्रोथ फेज है ये, है ना। इसमें क्या होगा, विभाजन हो, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, है ना। कैसा होगा, आरएनए तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया हुआ है मैंने। G1 फेज में अंदर की ओर मैंने लिखा है, देखिएगा स्पष्ट हो रहा होगा, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस और कोशिकाओं, है ना, में क्या होता है, उसका में वृद्धि होता है। इसलिए मैंने बोला कि ग्रोथ फेज है ये। समझ में आई बात। इस अवस्था में क्या होता है, आरएनए प्रोटीन का, एंजाइम्स का, है ना, संश्लेषण तीव्र गति से होता है ना भाई, ओके। और ये कोशिका चक्र का अवधि का लगभग 30 से 40% समय G1 फेज में ही लग जाता है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण बात है भाई। 30 से 40% का जो समय जो होता है वह G1 फेज में लग जाता है, ठीक है, ओके। और ये क्या काम करता है, मैंने बताया आरएनए तथा प्रोटीन के सिंथेसिस के अलावा ये और क्या काम करता है, अनेक कोशिका के अंग। कौन कौन से कोशिका अंग हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइसोसोम हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई, राइबोसोम्स हो गई, है ना। ये सारे चीज़ों का निर्माण भी इसमें होता है। और इन कोशिकाओं से क्या होता है, इन कारणों से क्या होता है कि इसमें कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होता है, ठीक है। इन सारे कोशिकाओं के आकार में इसमें वृद्धि हमको देखने को मिलती है। समझ में आ गई G1 फेज। अब दूसरे फेज की ओर चलते हैं। कौन सा फेज है ये, S फेज, है ना। सिंथेटिक फेज भी हम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं अपन, इसको सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। आई मीन इसका प्रतिलिपि बनती है, डीएनए का चित्र बनता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस ग्रोथ होता है, ठीक है। और क्या करता है, रिप्लिकेशन, क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होता है ना। और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। मैंने स्पष्ट कहा कि क्या होता है, सिंथेटिक फेज होती है। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर एस फेज बीच में दर्शाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इंटरफेज अवस्था में सेकेंड फेज एस फेज, जिसमें मैंने डीएनए सिंथेसिस लिखा हुआ है, स्पष्ट है, ठीक है, ओके। समझ में आई बात, है ना। इतनी सारी प्रक्रिया होती है। और इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस अवस्था में कोशिका चक्र के कुल समय का लगभग 30 से 50% तक का समय लगता है, ओके। समझ में आई बात, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं, तो G2 फेज में आ जाते हैं, ठीक है। G2 फेज, तो G2 फेज में क्या होता है, क्या होता है, यह उप अवस्था एस अवस्था के बाद उत्पन्न होता है। दिखाई दे रहा है ना। कहाँ पे स्पष्ट होता है कि एस फेज, ये G2 फेज होती है, यह भी ग्रोथ फेज होता है, जो कि एस फेज के अवस्था के पश्चात ही यह प्रारंभ होता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, 10 से 20% का समय लगता है इसमें, इस चक्र में, मतलब 10 से 20% का ही समय इस पर लगता है, ठीक है। यह भी क्या काम करता है, इस समय क्या होता है, जो प्रोटीन होते हैं और आरएनए का संश्लेषण जो होता है बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। और इस समय क्या होता है, जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पूर्ण रूप से फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इनकी जो कोशिकाएं जो होती है वो और तीव्र गति से क्या करने लगती हैं, वृद्धि करने प्रारंभ कर देते हैं,
ओके, समझ में आई बात। इस अवस्था के बाद क्या होता है कि विभाजन होने के पश्चात क्या होता है, G1 फेज से निकलकर ये क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता, G2 फेज से कहाँ चला जाता है। अब इसके बाद फिर G2 फेज से वह G0 फेज पे चला जाता है, जो कि रेस्टिंग फेज माना जाता है। यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है ऊपर में, देखिएगा रेस्टिंग फेज की ओर वहाँ पे चला जा रहा है। ठीक है, आखिरी फेज जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। तो क्या होता है, अनेक प्राणियों में, पौधों में सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। ठीक है, इस समय क्या होता है, मृत कोशिकाओं का बदला जाना आवश्यक होता है। विभाजन नहीं होने वाली कोशिकाएं जैसे कि G1 अवस्था से निकलकर कहाँ चला जाता है, G0 अवस्था में पहुँच जाता है। ये क्या होता है, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था होती है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूसेंट अवस्था, है ना, आई मीन रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं। क्यूसेंट शांत अवस्था होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका का जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं तो सक्रिय रहती है, परंतु विभाजन की प्रक्रिया जो होती है यहाँ पे नहीं हो पाती है। समझ में आई बात, है ना। विभाजन की क्षमता इस पे नहीं होती है, उस जगह पे जाकर विभाजन स्टॉप हो गया रहता है। इसके अलावा विभाजन आगे नहीं हो पाती है। समझ में आई बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड फेज पे देखते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, दूसरी फेज है माइटोटिक फेज, मतलब डिविजनल फेज होता है ये। इसमें कोशिकाओं का विभाजन होना प्रारंभ हो गया एम फेज में, इसको एम फेज बोला जा रहा है ना भाई। क्या बोला जा रहा है, एम फेज। यहाँ पर क्या होता है, इसमें एम फेज में जब पहुँचते हैं अपन तो इस समय पे केंद्रक और कोशिका द्रव्य का क्या होता है, विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक का विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, है ना, और कोशिका के विभाजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या होता है कि कोशिका विभाजन से पहले डीएनए का क्या होगा, द्विगुणन होगा, और फिर केंद्रक का तथा फिर साइटोप्लाज्म का या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सारी बातें। अब इसके बाद फिर तो देख सकते हैं कोशिका विभाजन के फलस्वरूप हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एमाइटोटिक डिवीजन, है ना, अमाइटोटिक हो सकता है, दूसरा माइटोटिक हो सकता है, तीसरा होता है मियोसिस फेज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सेल डिवीज़न में माइटोटिक फेज के बारे में देखा है यहाँ पे। तो हम इनके जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में स्पष्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इससे एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों हमेशा क्वेश्चंस इन 3 फेज से ही आपको दिखाई देंगे। जैसे कि G1 फेज, एस फेज में क्या होता है, ठीक है, G2 फेज में क्या होते हैं, है ना। समझ में आई बात, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।